नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोगों के विशेष मांग पर हम लगातार जो है यूपी डीएलएड के आदर्श प्रश्न पत्र या जिसे मॉडल पेपर कहते हैं, मैं आपको देने का भरसक प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, मैंने आपसे कहा कि मैं 8 के 8 मॉडल पेपर आपको दूंगा। आज उसी कड़ी में मैं संस्कृत का मॉडल पेपर आपको दिखा रहा हूँ। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि सर आप क्वेश्चनों की संख्या को कम रखते हैं। क्वेश्चनों की संख्या इतनी ही आती है जितना मैं आपको मॉडल पेपर में देता हूं। 25 नंबर वाले पेपर में 18 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो 50 नंबर वाला पेपर है उसमें आपको लगभग कितने क्वेश्चन दिखाई देते हैं, आप बाल विकास देख लीजिएगा, मैंने बनाया है, अभी याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग जितने भी हमारी तरफ से क्वेश्चन आंसर की सीरीज चलाई जा रही है उन सभी सीरीज़ों का आप आनंद ले सकते हैं। एक बच्चे ने हमसे कहा कि भैया जो है बीएड या बीटीसी वाले जो बच्चे हैं, आपकी कल के वीडियोज़ को देख करके काफ़ी हतप्रभ हुए कि प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है और हमारी कॉलेज और विद्यालय भी प्राइवेट हो जाएंगे, तो हमें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। देखिए, यह भारत देश है और आप भारत देश के एक बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या कितने जल्दी होता है आप इस बातों से अवगत होंगे। तो इतने जल्दी कोई प्रक्रिया चलने वाली नहीं है, न ही इतने जल्दी कोई प्रक्रिया संपादित होने वाली है। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई पर लगे रहिए। वो केवल और केवल एक न्यूज़ था, जिस न्यूज़ को मैं आपको सामने दिया था, उस न्यूज़ से कोई भी डिमोटिवेट नहीं होगा और उस न्यूज़ को कोई भी अपने सर पर नहीं लेगा। केवल और केवल आपके हाथ में पढ़ाई है, तो आप पढ़ाई करते रहिए। आज पढ़ाई अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल जो है आगे मिलेगा, आज नहीं तो कल इसका हल ज़रूर निकलेगा, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि लगातार प्रयास करिए कि बेहतर को और बेहतर बनाइए। आप कुछ आज पढ़ते हैं तो अगले दिन प्रयास करिए कि जितना आज पढ़े हैं उससे ज़्यादा बेटर कल के दिन आप पढ़िए। आपका कंपटीशन स्वयं से होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति से आपका कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको 18 क्वेश्चन में अवगत कराते हैं कि आपको किस तरीके से पेपर जो है देखने को मिलेगा संस्कृत का। निश्चित रूप से यही लेवल आपके पेपर में भी आने वाला है। तो 7वां प्रश्न पत्र है संस्कृत। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था कि एक दिन में कितने पेपर होंगे, तो एक दिन में 3 पेपर होते हैं। 3 दिन में इसके पेपर लगभग समाप्त हो जाते हैं। 3-3-2 का क्राइटेरिया चलता है। पहले दिन 3, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 2 पेपर हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से पेपर होता है। तो आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है। 25 नंबर का पेपर होता है संस्कृत भी, 1 घंटे का समय होता है। 5 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी आते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्नों की संख्या भी 5-6 होती है और लघुत्तरी प्रश्नों की संख्या 7 होती है। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, यह आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। यही लेवल आपके पेपर में होने वाला है, जो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, गोधूम का हिंदी अर्थ क्या है। मित्रों, गोधूम का हिंदी अर्थ क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो रट लीजिएगा। गोधूम का हिंदी अर्थ जो है गेहूं होता है। क्या होता है? गेहूं। मित्रों, दूसरे क्वेश्चन की बात किया जाए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 12, बी है 18, सी है 14, डी है 19। तो मैं जब पढ़ा रहा था 7 लेक्चर आपके यूपी डीएलएड संस्कृत को टारगेट करके मैंने लिया है। निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चे जो है उस वीडियोज़ को ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि वह वीडियो लेक्चर वाली वीडियो है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। उसमें मैंने ज़रूर बताया था कि आपको जो है माहेश्वर के 14 सूत्र याद कर लेने हैं। इसी माहेश्वर के 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार की रचना होती है, ठीक है। तो 42 प्रत्याहार इसी से बनते हैं, तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। आ ई उड़ा रेलरिका वाला जो होता है आप इसे याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है का उच्चारण स्थान क्या है। क्या है का उच्चारण स्थान क्या है। मित्रों, मैं उच्चारण स्थान पर वीडियो जो है आपको दिया था और वो यह वीडियो लगभग हिंदी के चैप्टर में मैंने दिया था, अर्थात हिंदी के लेक्चर में मैंने बना के दिया था कि उच्चारण स्थान कैसे याद करें। उसमें मैंने बताया था हा का उच्चारण स्थान क्या होता है। मैंने सूत्र बताया था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात जो छोटा आ या बड़ा आ का मतलब का वर्ग में कुछ भी हो, और हा मतलब है, और विसर्ज मतलब विसर्ग। जितने भी विसर्ग वाले शब्द होते हैं इनका जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है, ठीक है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, मतलब हा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ये जो उच्चारण स्थान के क्वेश्चन है इसे मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद करवाया हूँ। कुछ ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के प्लेलिस्ट में देखिएगा, उच्चारण स्थान कैसे याद करते हैं, बाई निशांत ज्ञान आप डाल दीजिएगा, आ जाएगा, है ना।
चौथा क्वेश्चन है प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। आपसे पूछा गया है प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 42, बी है 33, सी है 51, डी है 84। अभी मैंने बताया जो 14 सूत्र होते हैं माहेश्वर के, उसी में से जो है 42 प्रत्याहारों की रचना होती है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, कितने प्रत्याहार हैं, 42 प्रत्याहार हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा, है ना। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाएगा। भवतः किस लकार पुरुष वचन का रूप है। भवतः, ठीक है, मैंने बताया था कि आपके जो डीएलएड के सिलेबस में है वो लट लकार है और लंग लकार है, इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लट लकार और लंग लकार विशेष रूप से आप याद कर लीजिएगा, लेकिन आपको पांचों लकार याद हो तो और भी बेटर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल इसी से पूछा जाएगा, हो सकता है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो लट लकार का क्या होता है, भवति, भवतः, भवंती, भवसी, भवथः, भवथ। भवथः, भवथः का मतलब क्या है, भवथा मतलब कहाँ आ रहा है, भवथा यह जो है मध्यम पुरुष में आ रहा है, ठीक है, मध्यम पुरुष में आ रहा है, ठीक है। और किस लकार में है ये, लट लकार में है। किस लकार में है, लट लकार में है। किस वचन में है, तो द्विवचन में। किस में है, द्विवचन में, है ना। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका, लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, है ना। इसी तरीके से आपको याद करने हैं। पांचों क्वेश्चन हो गए। बिल्कुल यही लेवल आपके क्वेश्चन पेपर में भी होने वाला है, यही लेवल होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाएगा आपसे। अति लघुत्तरी प्रश्नों की बात करते हैं मित्रों। अति लघुत्तरी प्रश्न आपसे क्या क्या पूछा गया है। छठवां क्वेश्चन आपसे है कि जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तैयार कर लीजिएगा। सातवां क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत में नाम लिखिए। आपके डीएलएड में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है संस्कृत वाले नाम। हाथी, हाथी का क्या होगा, हाथी का जो है गजह, क्या कहते हैं, हाथी का गजह, ठीक है। हाथी को कुंजर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुंजरा है। हाथी का दो याद कर लीजिएगा, गजह और कुंजरा है। पक्षी को क्या कहते हैं, पक्षी को खगह कहते हैं। क्या कहते हैं, खगह। खग माने पक्षी, आप हलंत विसर्ग लगा दीजिएगा, खगह लिख दीजिएगा। चींटी को मित्रों पिपीलिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिपीलिका। और नेवला का जो है क्या बोला जाता है, नकुलह। नकुलह माने नेवला। हाथी को क्या कहते हैं, गजह, पक्षी को खगह, चींटी को पिपीलिका, नेवला को नकुलह। अगर कुंजर भी आपसे पूछा जाता है तो कुंजर भी जो है हाथी को कहा जाता है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है मित्रों, एनांग विकार किस कारक का सूत्र है ना। कारक का सूत्र जो है आप याद कर लीजिएगा, मैंने शायद इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा कारक के सूत्र, है ना। तो जो एनांग विकार है यह जो है तृतीया विभक्ति में लगता है और एक करण कारक का सूत्र है। कारक के जो सूत्र होते हैं आप जरूर याद कर लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाए, अगर पेपर को टफ बनाने का विचार उनके मन में आया तो, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एनांग विकार किस कारक का सूत्र है, करण कारक का सूत्र है और तृतीया विभक्ति में करण कारक आता है ना। आठवें क्वेश्चन की बात किया जाए मित्रों, आठवां क्वेश्चन है, श्री गणेशाय नमः में कारक एवं सूत्र लिखिए। जो श्री गणेशाय नमः में कारक जो है यह जो है संप्रदान कारक है। अब अगर संप्रदान कारक का सूत्र आपको पता होगा तो निश्चित रूप से आप इसे कर ले जाएंगे, है ना। मैं हिंदी में एक बहुत बड़े सर हैं, वो कारक पढ़ा रहे थे, तो हिंदी में कारक जो नमः है ये अलग से लिखा रहे थे। नमस्कार वाले शब्दों में संप्रदान कारक होता है, उसके बाद स्वाहा, जहाँ पे स्वाहा वाले शब्दों में संप्रदान कारक होता है। इस तरीके से अलग अलग नियम लिखा रहे थे। जितने भी हिंदी के व्याकरण है ना, उस संस्कृत के व्याकरण से ही हिंदी के नियम की उत्पत्ति हुई है। हिंदी के व्याकरण की, संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है, आप सभी लोग जानते हैं। तो संस्कृत के अगर व्याकरण कारक वाले सूत्र आपको पता है तो हिंदी का बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मित्रों। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वखट, योगाच, है ना। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वखट, योगाच, ये क्या है, संप्रदान कारक का सूत्र है। तो इसमें जो है श्री गणेशाय नमः आ रहा है, तो नमः जो है संप्रदान कारक में आता है, तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। जो नमः है ये संप्रदान कारक का सूत्र है ना, या संप्रदान कारक में आता है। चलिए नवां क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। नवां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पितृ शब्द का पंचमी विभक्ति में तीनों वचनों का रूप लिखिए। जब पितृ शब्द का रूप याद करेंगे, पितृ शब्द का रूप आप जरूर याद कर लीजिएगा, निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। मैं आपको बालक का रूप याद कराया था, गुरु का रूप याद कराया था, मैंने वहाँ पे कहा था पिता शब्द का रूप जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। तो क्योंकि पितृ का रूप बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, कैसे चलता है तो आप याद कर लीजिएगा। लेकिन इसका जो पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप होगा यही होगा, पितुः पितृभ्याम पितृभ्य। क्या होगा, पितुः पितृभ्याम पितृभ्य, है ना। तो आपको रूप जरूर याद कर लेने हैं।
10वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है मित्रों, अक्त प्रत्यय लगा करके, ये जो आधा का लिखा गया है त लिखा गया। हो सकता है आपको जो है राइटिंग में थोड़ी सी नाइंसाफ़ी लगे कि सर हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। राइटिंग में नाइंसाफ़ी नहीं है, डायरेक्ट यह क्वेश्चन पेपर मात्र 15 मिनट में बनाया गया है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने की वजह से राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप मैनेज करके, आपको राइटिंग से लेना देना नहीं है, आपको प्रश्न के कंटेंट मिल रहे हैं, आपको वो कंटेंट मिल रहा है जो आपकी परीक्षा में आएगा, और आपको विश्वासी आपके ट्रस्टेड चैनल निशांत ज्ञान की तरफ से दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आपको ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो मित्रों अक्त प्रत्यय लगा करके 4 शब्द आपको लिखने हैं। मित्रों जब धातु में जो है अक्त प्रत्यय लगता है तो वह जो है इसी तरीके से होता है। गम धन अक्त लग जाएगा तो हो जाएगा गत, लिख में अक्त लग जाएगा तो हो जाएगा लिखित, क्या हो जाएगा लिखित, पठ में अक्त प्रत्यय लग जाएगा तो हो जाएगा पठित, क्री में अक्त प्रत्यय लग जाएगा हो जाएगा कृत। अब कैसे आप समझ रहे हैं मित्रों, आपको जो है जो प्रत्यय वाले चैप्टर है ना, प्रत्यय वाले चैप्टर में जितने भी अक्त्वा प्रत्यय है, अक्त प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है, तो आप सभी को प्रत्यय वाले जो 2 3 4 शब्द होते हैं आप उसे याद कर लीजिएगा अगर आपको मौका मिले तो। लेकिन अक्त प्रत्यय आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसे तो जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। लेकिन अनियर प्रत्यय है, अक्त्वा प्रत्यय है, तो आप उन चीज़ों को ध्यान रख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं दे रहा हूँ प्रत्यय पर, नहीं तो पूरा का पूरा प्रत्यय में पढ़ाता। निश्चित रूप से संस्कृत हमारी ही तरफ से आपको यूपी टेट स्पेशल की संस्कृत पढ़ाई जाएगी। आप सभी लोग 7 वीडियो संस्कृत का देख सकते हैं, मेरा डेमो ले सकते हैं, अर्थात मैं तो आपको फ्री ऑफ कास्ट तब भी दूंगा, लेकिन आप डेमो के रूप में डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत के 7 लेक्चर को देख सकते हैं कि संस्कृत को किस तरीके से आपके लिए मैं आसान बनाने का प्रयास करता हूं। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ही बेहतर करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा मैं आपके लिए बेहतर करने का हमेशा प्रयास करता हूं, है ना। चलिए 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आप उसे भी देख लीजिए। 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। 11वां क्वेश्चन है मित्रों, दिए गए वाक्य में कर्मवाच्य में बदलिए। मित्रों कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसे कैसे बदलते हैं यहाँ भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे लिखा गया है रामः वेदम पठति, क्या लिखा गया है, रामः वेदम पठति, इसका मतलब है राम वेद पढ़ता है ना। तो आपको जो है कर्मवाच्य में बदलना है, तो ध्यान रखिएगा जो कर्ता होता है हम उसे जो है तृतीया विभक्ति के एक वचन में करते हैं। कर्ता इसमें क्या है, रामा है, रामा को जो है तृतीया विभक्ति के एक वचन में करेंगे, तो राम का तृतीया विभक्ति चलेंगे तो बालक की तरह चलेगा रामः रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः। तो जो रामेण है ये तृतीया विभक्ति एक वचन का है, तो कर्ता को जो है क्या करेंगे, तृतीया विभक्ति एक वचन में बना देंगे, और जो बीच में लिखा गया है इसे रामेण वेदः, क्या लिख देंगे, रामेण वेदः, और पठति को जो है हमेशा पठ्यते लिखेंगे, लिखति को लिखते लिखेंगे, है ना। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, पठति को पठ्यते, लिखत को लिखते, है ना। समझ रहे होंगे मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो रामेण वेद पठ्यते ये हो जाएगा राम वेदम पठति का कर्मवाच्य। अगर आपसे कहा जाए अहम पुष्पामि, तो अहम का जो अगर आप अस्माकम का रूप याद किए होंगे, अहम आवाम वयम माम आवाम, क्या होता है, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि। जो तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप होता है वो होता है मया। तो मया पुस्तकम पठामी लिखा रहे चाहे जो लिखा रहे, यहाँ पे आपको पठते लिखते, है ना, सीखते फिखते यही सब करना है। समझ रहे होंगे, देसिया भाषा में आपको बताता हूँ, पठते लिखते सीखते फिखते चिखते आपको करना है, बस इतना समझ लीजिए। और आगे जो ये लिखा गया है इसमें आपको केवल और केवल तृतीया विभक्ति का एक वचन लिख देना है, आपका पूरा का पूरा कर्मवाच्य में बदल जाएगा। समझ में आया ना। चलिए मित्रों लघुत्तरी प्रश्न की शुरुआत करते हैं। 5 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी आएंगे, 6 प्रश्न आपके जो है अति लघुत्तरी आएंगे। लघुत्तरी में कितने प्रश्न आएंगे, 7 प्रश्न आएंगे। 15 से 20 तक की संख्या को संस्कृत में लिखना है, लिख दीजिए। 15 को क्या लिखते हैं, पंचदशन, क्या लिखते हैं, पंचदशन। 16 को खोडसन, 17 को सप्तदशन, 18 को अष्टदशन, 19 को क्या कहते हैं, 19 को जो है नवदशन कहते हैं। लेकिन जो यूपी टेट में पूछा जाता है वो पूछा जाता है एकोनविंशत किसे कहते हैं। मित्रों 19 को ही नवदशन बोलते हैं, 19 को ही एकोनविंशत बोलते हैं, 19 को ही, है ना। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, 19 को ही ऊनविंशत बोलते हैं। एकान्नविंशत किसे बोलते हैं, 19 को ही बोलते हैं, है ना। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एकोनविंशत, ऊनविंशत, एकान्नविंशत,
ये सभी जो है 19 को बोलते हैं, और 20 को जो है विंशति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंशति, है ना। इसे आप, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि सर आप जब पढ़ाते हैं तो वीडियो समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपसे बताऊंगा कि आप सभी लोग जो है वीडियो को 2 बार देखा करिए, है ना। अगर आपको लगता है कि एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो 2 बार देखिए और डबल स्पीड पर करके देखिए, समझ में जरूर आएगा। 13वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद करना है, मैं संस्कृत में अनुवाद आपको सिखाया हूँ, बहुत ही आसानी से आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम पढ़ते हो, इसका क्या हो जाएगा? तुम पठसी। ऐसे ही आपकी परीक्षा में अनुवाद पूछे जाएंगे, है ना। कोई आप टीजीटी और पीजीटी और नेट और जेआरएफ का पेपर नहीं दे रहे हैं, आप जो है डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर और प्राइमरी का भर्ती देखने के लिए पेपर दे रहे हैं, तो आपका लेवल यही रहने वाला है। बी वाले में पूछा गया, तुम राम और हरि जाते हो, तुम राम और हरि जाते हो, त्वम रामः हरिः हरिश्च। यहाँ पे हरिश्च लिखा गया है, मतलब हरि, हरि के बाद च लिखा गया है। च का मतलब होता है और, हरि मतलब हरि, हरि धन च करेंगे तो विसर्ग संधि भी मैंने पढ़ाया है, तो क्या हो जाएगा? हरिश्च हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? हरिश्च। चलो कोई बात नहीं, है ना। चलिए, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे क्या लिखा है? गच्छत, गच्छत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है तुम राम और हरि ये 3 वचन हो जाएगा, अर्थात ये बहुवचन की श्रेणी में आ जाएगा। और जब आप गच्छति का रूप लट लकार में चलाते हैं, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छथ जो है एक मध्यम पुरुष के बहुवचन में आता है, और तुम राम और हरि ये बहुवचन हो ही गया, तो जिस वचन का रूप होगा उसी वचन में हम यह भी लिखेंगे, क्रिया भी उसी वचन में लिखेंगे। ध्यान है? आप मैंने जो पढ़ाया था, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। कुछ ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ, अहम पश्यामि, बहुत ही आसान है। आप आए, आप आए, आप का मतलब क्या होता है? भवान, भवान आए, आए का मतलब क्या है? आए का मतलब है लंग लकार में बताया गया है, लंग लकार मतलब भूतकाल में है। आप आए मतलब भूतकाल में आए थे, तो भूतकाल में क्या होता है? अगच्छत, अगच्छतः अगच्छम, तो आगच्छत हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? आगच्छत, भवान आगच्छत। उम्मीद है समझ पाए होंगे, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। अगच्छत लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे भाई सर आगच्छत लिखेंगे, अगच्छत, कुछ भी लिख दीजिए। आगे बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की, भू धातु के लंग लकार के तीनों पुरुषों एवं वचनों में रूप लिखिए। तो भू धातु के लंग लकार में रूप इसी तरीके से लिखना है। याद तो होगा आपको, क्योंकि मैंने आपको याद करवाया था। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। समझ रहे होंगे। आपको लघुत्तरी में ऐसे ही आएगा, प्रश्नोत्तर नंबर डाल करके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष इस तरफ डालिएगा, ऊपर लिखिएगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसके बाद इस तरीके से आपको रूप लिख देना। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम, इस तरीके से लिख दीजिएगा, है ना। चलिए 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं और लिंग होते हैं, स्पष्ट कीजिए। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से वचन होते हैं बताइए? संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। वचन कौन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिंग कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, कुछ बताने की आवश्यकता है। अब वचन में थोड़ा बहुत आप लिख दीजिएगा। एक मतलब राम है तो एक राम की बात करता है, रामो है तो 2 राम की बात करता है, रामाह है तो बहुत से राम की बात करता है ना। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसे स्वयं करना है, मैंने आपको बताया है। आगे 16वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। 5 रोगों का नाम संस्कृत में लिखिए। जरूर आपसे पूछा जाएगा 5 रोगों का नाम संस्कृत में लिखिए, तो लिख दीजिए। फोड़ा को मित्रों क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, फोड़ा को पिटकह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिटकह। क्या बोलते हैं? पिटकह। पिटका किसे कहते हैं? फोड़ा को। पीलिया किसे कहते हैं? पांडु। पांडु मतलब पीलिया। क्या है? पांडु मतलब पीलिया। अतिसारह, अतिसारह का मतलब क्या होता है? दस्त। जब आपको दस्त आने लगे तो इसका मतलब है आपको अतिसार हो गए। अतिसार एक संस्कृत भाषा का शब्द है, अतिसारह। हैजा किसे कहते हैं? विभूचिका। विभूचिका का मतलब होता है हैजा, है ना।
देसिया भाषा में हम लोग बहुत पहले इसे हैया माई कहा जाता था ना। तो इसी हैजा को हैया माई हमारे अवध क्षेत्र में बोला जाता था। तो इसे हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? विभूचिका। आगे बात करते हैं कब्ज को संस्कृत में कहते हैं अजीर्णम। क्या कहते हैं? अजीर्णम, है ना। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ये आपके 5 रोगों के नाम है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। 17वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको याद करने के लिए कहा गया है। कौन कौन सा? आत्मन का मतलब अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान वाला, अस्मद वाला रूप। राजा या आत्मन का कोई रूप होता है, देख लीजिएगा। सरिता, ये तीनों रूप आपको याद करने हैं। और पिता का तो हमारी तरफ से ध्यान रखिएगा, है ना। पिता का हमारी तरफ से ध्यान रखिएगा। इसका रूप आपको तैयार करना है अगर आपको परीक्षा में अच्छा करना है ना। एक क्वेश्चन आपको सूक्ति से पूछा जाता है, निश्चित रूप से सूक्ति से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सीरीज में जितनी सूक्तियाँ दी गई हैं, आप उन सूक्तियों को एक बार नज़र जरूर मान लीजिएगा, है ना। मैं यहाँ पर 3 सूक्तियाँ लिया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला है अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, यह अपना है, परोवेति, यह दूसरे का है। ऐसा गणना जो है तुच्छ हृदय वाले व्यक्ति करते हैं। लघुचेत साम मतलब तुच्छ हृदय वाले व्यक्ति ऐसी गणना करते हैं कि यह हमारा है, यह दूसरे का है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए पूरी पृथ्वी ही उनके परिवार के सदृश होती है ना। इसका अर्थ यही होगा कि यह अपना है, यह दूसरे का है। ऐसी गणना जो है तुच्छ हृदय वाले व्यक्ति ही करते हैं। उदार चरित्र वाले तो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आत्मा के बारे में बताया गया है, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आप कैसे, इसका अर्थ होता है न छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि। इसे शस्त्र के माध्यम से भेदन नहीं किया जा सकता है। किसे? आत्मा को। आत्मा के बारे में बताया गया है, नयनम दहति पावकः, न ही इसे अग्नि में जलाया जा सकता है। न चैनम क्लेदयन्तापो, अर्थात आत्मा पे जो है किसी भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न शोषयति मारुतः, न ही इसे मारुत अर्थात हवा के द्वारा शोषित किया जा सकता है, अर्थात न ही इसे जो है हवा के द्वारा सुखाया जा सकता है। अर्थात आत्मा जो है अजर अमर है ना। तो नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आप इसे समझ सकते हैं, आपकी परीक्षा में आ सकता है। तीसरा है रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गिंधा इव किशुंकाः। इसका अर्थ होगा रूप यौवन संपन्न, रूप से आप संपन्न हैं, युवावस्था अर्थात जवानी में मदमस्त हैं, पूरा शरीर आपका चमकता हुआ भरा पूरा बदन आपका दिखाई दे रहा है। विशाल कुल संभव है, बहुत बड़े खानदान में आपकी उत्पत्ति हो गई है, अर्थात चांदी का चम्मच मुख में लेकर के बहुत बड़े राजनीति वाले घराने में पैदा हो गए, या किसी बड़े कुल संभव में अर्थात बड़े घराने में आप उत्पन्न हो गए हैं। तब विद्याहीने न शोभन्ते निर्गंधा इव कृषुका। अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आप ठीक उसी तरीके से शोभायमान नहीं होंगे जैसे पलाश का फूल देखने में तो सुंदर लगता है लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती है। तो पलाश का फूल आप सभी लोग जानते हैं, जिसे हमारे अवधी भाषा में ढाक बोला जाता है। और जो पलाश है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी है, राजकीय पुष्प भी है। पलाश का जो पुष्प है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है ना। इसका अर्थ क्या है? रूप यौवन से संपन्न हो जाइए, अर्थात आपका शरीर बहुत अच्छा हो और आप सुंदरता आपकी अच्छी हो, आप विशाल कुल में जन्म ले लीजिए। अगर आपके पास विद्या नहीं है तो ठीक आप उसी तरीके से शोभायमान नहीं होंगे, समाज में आपका उसी तरीके से आदर ओदर तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। विद्याहीन मतलब विद्याहीन, जब तक पैसा तब तक साथी, उसके बाद खत्म बवाल, है ना। तो आप तरीके से पलाश के फूल देखने में तो सुंदर लगते हैं लेकिन उनमें कोई सुगंध नहीं होता है, ठीक उसी तरीके से आप भी बिना विद्या के सुशोभित नहीं हो पाएंगे, अर्थात आपका जो सुगंध है वो समाज में नहीं फैलेगा, आपका यश कीर्ति समाज में नहीं फैलेगा, है ना। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने मित्रों तक आप शेयर भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
मैंने भरसक प्रयास किया है कि जितने भी क्वेश्चन संस्कृत के पेपर में दिए गए हैं, निश्चित रूप से संस्कृत शिक्षण में लगभग यही क्वेश्चन आने वाले हैं। जो चीज़ें मैं आपको रिपीट करने के लिए या याद करने के लिए दिया हूं, निश्चित रूप से आप याद करिएगा, क्योंकि संस्कृत ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बैक लगता है और इससे बचने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर हमारी बातों का पालन कर सकते हैं। कोई दबाव नहीं है कि आप पालन करिए, लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि आपके उज्जवल भविष्य के लिए निशांत ज्ञान लगातार प्रयास कर रहा है। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। लगातार प्रयास करिए बेहतर को बेहतर बनाने के लिए। मैं फिर से कहूंगा, अगर आज के दिन आपका संघर्षों का दौर चल रहा है तो निश्चित रूप से आने वाला कल आपके लिए बेहतरीन होगा, चमकदार होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं फिर से कहूंगा, अंतिम लाइन यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर आज के आवाज़ में थोड़ा सा आपको झंझलाहट, मतलब कि मोटिवेटर नहीं दिखाई देता है, थोड़ा सा उत्साह हमारे अंदर नहीं दिखाई देता, थोड़ा सा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए थकावट सी लग गई है, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं निकल पा रही है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। दिन भर का कार्य होता है, कुछ आपके भी कार्य होते हैं, उसके बीच में हमें इन चीज़ों को करना पड़ता है जो मैं आपके लिए करता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जैसा भी वीडियो लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और एक मोटिवेशन कमेंट हमारे लिए ज़रूर आप छोड़ा करिए कमेंट सेशन में, जिससे आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो कर रहा हूं समाज के लिए, देश के लिए, आपके लिए निस्वार्थ भाव से निश्चित रूप से अच्छा ही कर रहा हूं। ठीक है, और हमारे जो सर हैं जो लिखते हैं आपके लिए, पेपर बनाते हैं, वह भी मोटिवेट होंगे और आपके लिए बेहतर करने का प्रयास और भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।